Hello students, you all are welcome in my class. Today our topic is biogeochemical cycle. In previous classes we studied about ecosystem and law of limiting factors. ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ लिया और सेकेंड यूनिट था आपका लिमिटिंग फैक्टर्स के लॉ के लिए। सेल्फर्ड लॉ और लीबिंग्स लॉ, दो लॉ हम लोगों ने पढ़े। अब आपका थर्ड यूनिट है बायो जियो केमिकल साइकिल। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट है पॉपुलेशन डायनेमिक। तो व्हाट डू मीन बायो जियो केमिकल साइकिल? ये है क्या बायो जियो केमिकल साइकिल? इसमें आप नाम से ही क्लियर हो गया, बायो मीन्स बायोटिक, जियो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो प्लांट है चाहे एनिमल है। जियो जियोलॉजिकल से है, रॉक्स है, सॉयल है, एयर है, वाटर है ऑफ द अर्थ। एंड केमिकल आपके न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट आपका किस तरह से मूव करता है बायोजियो साइकिल में, आपको ये स्टडी करते हो। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर रिफर टू एज बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपके न्यूट्रिएंट किस तरह से आपके लिविंग बीइंग से इन्वायरमेंट में, फिर देन इन्वायरमेंट से लिविंग बीइंग में मूव करते रहते हैं, जो ये साइकिल है उनके मूवमेंट का, दिस इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, प्लांट एनिमल से फिर वो इन्वायरमेंट में, मतलब रॉक्स में, सॉयल में, एयर में, वाटर में, अर्थ के किसी भी मतलब जियोलॉजिकल पार्ट में वो इंटर करते हैं। फिर वहाँ से फिर वो लिविंग बीइंग में आते हैं, मतलब एक बार एबायोटिक से बायोटिक में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। दैट साइकिल इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक होता है आपका गैसियस साइकिल एंड अदर इज सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल क्या है? मेन रिजर्वायर इज द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ये एयर में, एटमॉस्फेयर या आपका ओशन या वाटर वगैरह में रहता है। और सेडिमेंट्री साइकिल क्या है? मेन रिजर्वायर इज द सॉयल एंड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसका रिजर्वायर जो है मेन, ये कहाँ पे, मतलब पूरा होल स्टोर रहता है आपका, एक या तो सॉयल में या तो सेडिमेंट्री रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो दो आपकी जो साइकिल है, तो गैसियस साइकिल में आपका आता है कार्बन हुआ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपका गैसियस साइकिल है। और सेडिमेंट्री साइकिल में आप सल्फर एंड फॉस्फोरस पढ़ेंगे, ये दोनों आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है। आपको यही आपकी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल आपको पढ़ना है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन गैसियस साइकिल में, और सेडिमेंट्री साइकिल में आपको फॉस्फोरस एंड सल्फर पढ़ना है। ठीक है। बोथ इन्वॉल्व बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, both are driven by the flow of energy and both are tied to the water cycle. बोथ आपके मतलब बोथ इन्वॉल्व बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। दोनों साइकिल में आपके बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों ही साइकिल आपके ड्राइवन बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड बोथ आर टाइड टू द वाटर साइकिल। और दोनों ही आपका, वो गैसियस साइकिल्स हो चाहे सेडिमेंट्री साइकिल हो, वो वाटर साइकिल के साथ टाइड होती है, जुड़ी हुई रहती है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन साइकिल। The main reservoir of oxygen is the atmosphere, which contain about 21% of the gas by volume. ऑक्सीजन का मेन रिजर्वायर क्या है आपका? एटमॉस्फेयर, एयर में है आपका। और कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन होता है एयर में? 21% ऑफ द गैस। दिस इज द इक्वेलेंट टू 1.2 इंटू 10⁻15 टन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई green through photosynthesis, has been provided by green plant through photosynthesis। यहाँ प्लांट नहीं है। The availability of oxygen in the hydrosphere depend on dissolution from the atmosphere। आपका मेन रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में भी आपका ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है? ग्रीन प्लांट
थ्रू द फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडेड बाय ग्रीन प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट प्रोवाइड करता है आपको ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हाइड्रोस्फीयर, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर में डिपेंड ऑन डिसोसिलेशन फ्रॉम द, कितना आपका वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजॉल्व हो पा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। द अदर टू सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का और दूसरा सोर्स है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो लॉक्ड अप एज सल्फेट, carbonate, organic matter and ferric iron either in the hydrosphere or as sediment. However, these represent non-utilizable form. ऑक्सीजन का कुछ फॉर्म जो होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो यूटिलाइजेशन जिसका नहीं होता है, वो क्या होता है, वो लॉक्ड है आपके कहाँ, सल्फेट में है, कार्बोनेट में है, ऑर्गेनिक मैटर है, फेरिक आयरन, या तो ये हाइड्रोस्फीयर में है या सेडिमेंट के फॉर्म में आपके हैं। ये जो आप परसेंट अमाउंट है वो नॉन यूटिलाइजेबल फॉर्म में है। ओके, तो ऑक्सीजन का मेन रिजर्वायर जो है एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में 21% आपका ऑक्सीजन रहता है। और इसका मेन सोर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फॉर्म होता है। ग्रीन प्लांट प्रोवाइड करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आप सभी जानते हो। और इसका दो सोर्स और है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको ऑक्सीजन साइकिल पढ़ने के लिए आपको एक डायग्राम, एक तो आपका सिंपल एक डायग्राम है, जैसा कि अभी जब आप जानते हो, ये देखो एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर में जो रिजर्वायर है। तो मेन जो आपका जो स्टोर होता है वो ऑक्सीजन, वो कहाँ होता है, एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो एटमॉस्फेयर रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे वो विड्रॉ होता है, दूसरा वो वहाँ तक आपका ट्रांसफ़र पाथवे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, एक होगा कि विड्रॉ हो रहा है, यहाँ से लिया जा रहा है, और ये किसको वापस लौटाया जा रहा है, रिटर्न पाथवे, कि ऑक्सीजन यहाँ से किस किस फॉर्म में यूटिलाइज होता है और कौन सा फॉर्म है जो फिर से एटमॉस्फेयर में उसको वापस ले आता है, रिटर्न पाथवे। तो इसका ट्रांसफ़र पाथवे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है विड्रॉल में और दूसरा होता है रिटर्न पाथवे। तो विड्रॉल में कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्लांट अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कौन विड्रॉ कैसे होता है, कैसे कौन कहाँ यूटिलाइज करता है एबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके प्लांट और एनिमल अपने रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बाद डेड ऑर्गेनिक मैटर भी यूटिलाइज करता है उसको, उनके जब उसको डिकम्पोजिशन करना होता है, उनका एरोबिक जितना डिकम्पोजिशन होगा उसमें भी वो यूटिलाइज होता है। तो मेन आपका सोर्स जो है डिकम्पोजिशन में यूटिलाइज होता है और रेस्पिरेशन में वो विड्रॉ करता है। और रिटर्न पाथवे का एक ही मेथड है, बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो रिटर्न होता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखो, प्लांट अपने रेस्पिरेशन में, एनिमल अपने रेस्पिरेशन में, और फिर प्लांट और एनिमल दोनों का जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी एरोबिक डिकम्पोजिशन है, उसमें भी आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। इसलिए ये देखो यहाँ से ऐसे बना हुआ है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, अपने जो एनिमल अपने रेस्पिरेशन में रिलीज, मतलब यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को, और जितना एक्सपिरेशन में वो बाहर वो रिलीज़ कर रहा है प्लांट और एनिमल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन होके फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन को ऑक्सीजन के फॉर्म में रिटर्न करके फिर उसी रिजर्वायर में। नेचर ने अपना एक बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, नेचर ने एक अपना बैलेंस बनाया हुआ है, और उस तरह से वो आपका जो भी गैसियस साइकिल है या सेडिमेंट्री साइकिल्स है, ऑक्सीजन है, वो अपना एक बैलेंस है कि यहाँ यूटिलाइज होगा, यहाँ यहाँ विड्रॉ किया जाएगा, फिर उतना ही रिटर्न हो जाएगा। बैलेंस है जो एक्सेस अमाउंट में है वो उसको लॉकअप करके किसी फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम नेचर के इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे कि आपके ऑक्सीजन का लेवल जो है इन्वायरमेंट में वो
कम हो रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो भी हम लोग आगे की क्लास अभी पढ़। अब आप लोगों ने जैसे साइकिल में देखा, उसके हिसाब से हम देखते हैं। आपका है ट्रांसफ़र पाथवे। ट्रांसफ़र पाथवे किस तरह से आपका ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रहा है। विड्रॉल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे विड्रॉल होता है। रिजर्वायर में मेन आपका स्टोर रहता है सारा ऑक्सीजन, अब वहाँ से कैसे विड्रॉ होता है, कैसे वो तो फर्स्ट इज़ रेस्पिरेशन। जैसा आप सभी जानते हो, एनिमल और प्लांट अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो एनिमल और प्लांट अपने ऑक्सीजन में, तो कुछ पोर्शन तो वहाँ चला जाता है। The main withdrawal of oxygen from the atmosphere by the biota is through the process of respiration. सबसे मतलब जो मेन विड्रॉ है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से, वो आपके एनिमल और प्लांट के रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि आप सभी जानते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए, से ग्लूकोज वगैरह के ऑक्सीडेशन के बाद वो उससे आपका इट इज़ यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है आपका, उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू आपका एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ही यूटिलाइज होती है। इट हैज़ बीन estimated that the total oxygen required of the biosphere for respiration is about 246 billion ton annually. आपके जितने भी बायोस्फीयर में आपके प्लांट और एनिमल जितने भी सब आपके बायोटा हैं, वो अपने रेस्पिरेशन में 246 बिलियन टन एनुअली ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। तो मेन विड्रॉल आपका रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। बायोटा के ऑक्सीजन का जो विड्रॉ है मेनली वो आपका रेस्पिरेशन के लिए होता है। और ये कहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट का जितने भी आपके हैं उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो और जिससे एनर्जी रिलीज हो। अब यह आपका नेक्स्ट कहाँ यूज होता है। डिकम्पोजिशन, पहले रेस्पिरेशन में और अगला प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। जितना भी आपका प्लांट और एनिमल का डेड मटेरियल है, उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा। अगर वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो वहीं से लेगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ आल्सो यूज्ड अप for decay and decomposition of dead organic matter by various bacteria. The ammonia, hydrogen sulfide and phosphorus compound released are oxidized by nitrogen, sulfur and phosphate bacteria respectively. Decomposition account for the utilization of 150 billion ton ऑक्सीजन एनुअली। रेस्पिरेशन में कितना यूटिलाइज हो रहा था 246 बिलियन टन, और डिकम्पोजिशन में कितना यूटिलाइज हो रहा है 150। जितने भी एनिमल और प्लांट का डीके मटेरियल है, उसको जितना भी आगे आप पढ़ोगे, नाइट्रोजन सल्फर बैक्टीरिया है, वो किस तरह से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि अपने डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। वो ऑक्सीजन वो अपने इन्वायरमेंट से, वो एटमॉस्फेयर से, या अगर वो एक्वेटिक है तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स, पहला विड्रॉ है आपका रेस्पिरेशन, दूसरा विड्रॉ है आपका डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स। A varied amount of oxygen is consumed in oxidation of rocks. और ऑक्सीजन का कुछ पार्ट आपका रॉक्स के ऑक्सीडेशन में भी यूटिलाइज होता है। These include the oxidation of element carbon into carbon dioxide, sulfide into sulfate and ferrous to ferric. Similarly, oxygen is used up in oxidation of volcanic gases that include hydrogen and carbon monoxide.
सिमिलरली ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वॉल्केनिक गैसेस के ऑक्सीडेशन में भी यूटिलाइज होता है, इंक्लूड हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन देयर प्रोसेस आर, मतलब कितना रॉक्स में यूटिलाइज होता है ये अभी क्लियर नहीं है. और नेक्स्ट आपका कहाँ ऑक्सीजन विड्रॉ होता है, आपका ओजोन के फॉर्मेशन में. अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन, बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन आर नॉट अवेलेबल. However, the process are dynamic equilibrium so that the rate of formation roughly matches the rate of breakdown. ऑक्सीजन के जैसे O2 प्लस O मिल के O3 बनाते हैं, तो ये ऑक्सीजन आपका ओजोन का फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ओजोन के फॉर्मेशन में. फिर इसके ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन रिलीज भी होता है. O3 का जब ब्रेकडाउन होता है तो फिर ऑक्सीजन रिलीज भी होता है. और ये दोनों जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का और ब्रेकडाउन का, वो नियरली इक्वल ही रहते हैं. एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल. व्हाट डू मीन एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को रिमूव कर रही हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल कहलाती हैं. एट प्रेजेंट मैनेज extracting and oxidizing all these carbonaceous material which had created a positive balance in the atmosphere. जितना भी कार्बोनेसियस मटेरियल हैं वो नेचर ने अपने बैलेंस के लिए इकट्ठा किया हुआ है, स्टोर करके ऑक्सीजन रखा है. ही इज़ बर्निंग द फॉसिल फ्यूल. उसको जब आप बर्न करते हो, ही इज़ बर्निंग द फॉसिल फ्यूल, कोल, गैस एंड ऑयल दैट हैड टेकन जियोलॉजिकल टाइम टू डेवलप एंड इज़ यूजिंग द एनर्जी. और जिनके बर्न करने में भी वो जितना भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता है, आप जानते हो पहले से. सिमिलर रिलीज टू सस्टेन अ फ्यूल powered urban industrial society, this can be estimated about 2.25 बिलियन टन. ऑक्सीजन आपका यूटिलाइज हो जाता है 2.25 बिलियन टन. अभी आपने सब पढ़ा है यहाँ पे कि 246 बिलियन टन रेस्पिरेशन में, डिकम्पोजिशन में आपका 150 बिलियन टन, और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू 2.25 बिलियन टन यूटिलाइज होता है. नेक्स्ट इज लेने का तो बहुत प्रोसेस है, विड्रॉ करने की बहुत चीज़ें हैं, वो डिकम्पोजिशन में ले रहे हैं आप रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है, ओजोन फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है, एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल है, लेकिन ऑक्सीजन रिटर्न करने का एक ही पाथवे है. व्हाट इज दिस? यू ऑल आर नोन, फोटोसिंथेसिस. The main return pathway of oxygen back to reservoir is the photosynthesis process. Reservoir को O2 back to reservoir is the photosynthesis process that occur in green plant and photosynthetic bacteria. ये आप सभी जानते हो, photosynthesis के थ्रू ही आप जो ऑक्सीजन है वो रिजर्वायर को रिटर्न होता है. The overall photosynthesis process consists of the formation of carbohydrate by the reduction of carbon dioxide and oxygen as a byproduct. 6CO2 6H2O, ये आपका C6H12O6 + 6, ये सभी आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में. Since photosynthesis and respiration occur simultaneously, it would appear that all the oxygen released through the photosynthesis is consumed during respiration and decomposition. ये जितना भी ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के इक्वल है. जितना आप जनरली रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है और डिकम्पोजिशन में, उतना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन आपका बैक रिटर्न भी हो जाता है. तो नेचर ने एक अपना बैलेंस बनाया हुआ है कि अब ये प्लांट और एनिमल्स जो हैं जितना ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्लांट क्या करता है, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ करके फिर वो उसको ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है.
However, a part of it is not oxidized due to organic sediment deposition. This buries carbon without decay and contribute to the formation of fossil fuel in the time. However, a part of it is not oxidized due to organic sediment. देखा, since photosynthesis and respiration occur simultaneously, it would appear that all the oxygen released through photosynthesis is consumed during respiration and decomposition. However, जो कुछ पार्ट इसका it is not oxidized due to organic sediment डिपोजिशन, कुछ पार्ट जो होता है वो सेडिमेंट में डिपॉजिट होता था. दिस बरीज कार्बन विदाउट डिके एंड कार्बन के बिना डिके के उसको बरी कर देता है एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है उसी के थ्रू इन द टाइम. द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिलीज अबाउट 400 मिलियन टन्स ऑक्सीजन. 246 और 156 आपके नियर अबाउट जो होते हैं दोनों मिलके 400 तक होते हैं. 150 था आपका और 246, तो ये कितना हो गया आपका 150 246 मिलके आपका हो गया नियर अबाउट आपका 396 बिलियन टन. तो नेचर का एक बैलेंस है, जितना वो अपने उसमें यूटिलाइज कर रहा है रेस्पिरेशन में, नियर अबाउट उतना ही वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिटर्न भी कर रहा है. इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन ऑक्सीजन साइकिल. ह्यूमन का रोल क्या है ऑक्सीजन साइकिल को कैसे वो डिस्टर्ब कर रहा है. द मोस्ट रिसेंट फैक्टर अफेक्टिंग द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर एंड ऑक्सीजन बजट ऑफ द अर्थ इज मैन इटसेल्फ. मैन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑक्सीजन साइकिल को अफेक्ट करा, जो एक उनका ऑक्सीजन का अपना एक बजट बना हुआ है कि इतना खर्च होगा, इतना रिटर्न नेचर ने अपना बैलेंस बनाया, उसको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो ओनली ह्यूमन एक्टिविटी. इन एडिशन टू इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मैन डिक्रीजेस ऑक्सीजन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड ओजोन डिप्लीशन. ठीक है कि जो दो मेन प्रोसेस हैं आपके, एक जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के थ्रू ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, दूसरा आपका जो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है. डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट को कट करता जा रहा है. फॉरेस्ट सारे कट हो जाएंगे, फॉरेस्ट के नंबर कम होंगे तो क्या हो रहा है आपका कि ऑक्सीजन लेवल सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है नेचर में और ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होगा. उसके बाद बहुत सारे इफ़ेक्ट तो हैं ही, लेकिन मेन जो ऑक्सीजन साइकिल को अफेक्ट कर रहा है, एक तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन तो है ही, उसके साथ साथ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन. ये दो मेन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ठीक है, तो आपका ये ऑक्सीजन साइकिल हो गया. इसमें अगर आपको कहीं और जो डायग्राम जो है मेन इसका डायग्राम है, और इसके साथ साथ अगर आपको कहीं दूसरी तरह का आपको डायग्राम अच्छा मिल रहा है जिससे आपको ईजिली समझ में आ रहा है, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो. एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर है. अब उसमें आपको अगर आप ये जो साइकिल है उसको अच्छे से आप डायग्राम में समझ लो तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लांट रेस्पिरेशन में, एनिमल अपने रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रहा है और डिकम्पोजिशन में यूटिलाइज हो रहा है. और रिटर्न कैसे हो रहा है? ओनली थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो ये रिटर्न वाला जो एरो देखो एक है, और ऐसे विड्रॉ वाले आपके यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में. उसके अलावा आपके ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के फॉर्मेशन में भी यूटिलाइज होता है आपका ऑक्सीजन. उसके बाद आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वगैरह देखी. ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन साइकिल है. बायोजियोकेमिकल में आपकी फर्स्ट साइकिल जो ऑक्सीजन साइकिल है, उसके बाद हम लोग दूसरी साइकिल नेक्स्ट कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.